थी केवल, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। और पानी के बारे में तो सिंचाई, इरिगेशन, इसके बारे में कभी सोचे नहीं गया पहले। कुछ डैम्स बने राजा नवाबों के टाइम में, कुछ अंग्रेजों ने थोड़े बहुत बनाए, कांग्रेस के टाइम में भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी। तो मैंने इसको एक टास्क के रूप में लिया कि प्रदेश को अगर विकास के पथ पर ले जाना है और जनता के जिंदगी में कठिनाइयां दूर करके सुविधाएं देना है, तो पहले बिजली, पानी, सड़क, इसकी जरूरत होती है। तो आप देखेंगे पहले टर्म में दत्तचित्त होके मैं बिजली, पानी, सड़क के ले लें। अगर आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो 71,000 70,000 किलोमीटर सड़कों के बजाय अब ग्रामीण सड़कें भी मिला लें तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें आज मध्य प्रदेश में हैं। बिजली की उपलब्धता, उत्पादन तो केवल था 2900 मेगावाट, उपलब्धता 5,000 मेगावाट थी, अब बढ़ के 28,000 मेगावाट है। और इरिगेटेड लैंड मध्य प्रदेश में पुराने समय में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के थी 7.5 लाख हेक्टर, आज 47 लाख हेक्टर हो गई है और 65 लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो 11,000 रुपया हुआ करती थी, अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार के आंकड़े आए, अब 1,40,000 रुपया है। जीएसडीपी का साइज देखें तो केवल था 71,000 करोड़ रुपया, आज हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। हर पैमाने पर फिर हमने प्रगति करने की कोशिश की, फिर हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर के बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, फिर हेल्थ पर, एजुकेशन पर। तो कुल मिला के जब हम आए थे तो स्थिति बहुत खराब थी प्रदेश की, लेकिन आज हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। और इसलिए जब बने तो पता नहीं था कि बनना है, लेकिन पार्टी ने और जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर काम करने में जुट गए। था वैसे ही हूँ। देखिए, राज्य अगर आप कर रहे हैं, सरकार अगर आप चला रहे हैं, हम राजा नहीं है, सरकार चलाते हैं, सेवक ही हैं, तो एक सूत्र वाक्य हमारा, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। आज भी अगर देखेंगे, आज मेरे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो मैं लोगों के से हाथ मिला रहा हूँ, गले लग रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा फूल लेके खड़ी थी दूर, पास बुला के उसके गले लगा मैं। हम वैसे ही सहज और सरल है। लेकिन अगर प्रारंभ से ही आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2005-06 में डकैतों का आतंक था, और एक नहीं, कई बड़े डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे, बॉलीवुड फिल्में बनाता था उन पे। हमने तय किया, उसी समय मैंने कहा था एक वाक्य कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विदिन 6 मंथ सारे डकैत गिरोहों का या तो सफाया हो गया, जेल चले गए, या फिर वो प्रदेश के बाहर निकल गए। नक्सलवाद ऐसा था मध्य प्रदेश में कि एक सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए थे कांग्रेस के स्वर्गीय रिखीराम कावरे जी की। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त कर दिया, सिमी के नेटवर्क को हमने तोड़ा, और सिमी के आतंकवादी अगर भोपाल जेल से भागे तो लोग भूले नहीं होंगे, एनकाउंटर में थोड़ी दूरी ढेर कर दिए गए। तो ये अगर कोई दुष्ट है, समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, जनता की जिंदगी को जो कष्टमय बनाता है, उसका नाश करना ये हमारा कर्तव्य है। पर जब बुलडोजर चलता है तो आरोप ये है कि अवैध तरीके से होता है, ये बिना कानून के, मतलब उनके लोगों के जो आरोपी हैं उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई भी इल्लीगल काम हमने नहीं किया। जहाँ गड़बड़ दिखी, देखिए ऐसे लोग, मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूँ कि समाज में ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को पीड़ा से भर देती है। बेटी के साथ दुराचार किया, जेल चले गए, जेल से छूट के आए, फिर
तो दूसरी बार भी ऐसे लोग भी हैं। हमको लगा कि ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करने के लिए कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाने जरूरी है, और इसलिए अगर बुलडोजर चलता है तो ऐसी घटनाओं पर ही चलता है। तो ये इनोवेटिव जस्टिस सिस्टम है? हम पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि इसका गलत क्या है, और फिर उस पर हमला करते हैं। देखिए, लोगों में, अपराधियों में जब तक भय पैदा नहीं होगा, जेल गए आ गए, लेकिन अगर ये भय भी है कि नहीं इससे भी ज्यादा कुछ, तो करने के पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि समाज में क्राइम ना हो। अब ना हो तो आदर्श स्थिति कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कैसे हम नियंत्रित कर सके, अपराधी डरे। हिंदुत्व का मतलब क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंतु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। जियो और जीने दो हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखना हिंदुत्व है। मैं हिंदुत्व को बहुत आदर की, मैं खुद ही हिंदू हूं, लेकिन हिंदुत्व सबका आदर और सबको स्नेह करता है। हाँ, लेकिन ये भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो हिंदू का मतलब कुल मिला के हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं जो आज नहीं हजारों वर्षों से इस देश में चल रही है, उसको मानना, उसके अनुसार चलना। तो इसमें मुझे तो गर्व महसूस होता है। क्या कहना है, सबको न्याय, न्याय सबको, लेकिन तुष्टीकरण नहीं। यही हमारा सूत्र वाक्य शासन चलाने का। जी, हाल ही में एक वीडियो चला था जब आप एक दलित व्यक्ति के पैर धो रहे थे क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था। उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब उस पर अन्याय हुआ, और दूसरा आपने जो पश्चाताप किया एज अ चीफ मिनिस्टर कि आपके राज्य में ये हुआ और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली? एक अमानवीय काम हुआ, मन व्यथित हुआ, पीड़ा से भरा, और मुझे लगा कि जिसके साथ ही अमानवीयकृत हुआ है वो भी तो उसी चेतना का अंग है जिसके हम हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, एक ही चेतना सब में है, उसकी भी गरिमा और सम्मान है। अगर उसको ठेस पहुंची है तो उसकी भरपाई मैं करूं, और मेरे लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। गरीब आदमी ही तो नारायण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही तो कहा, दरिद्र ही नारायण है। तो अपने उस नारायण को मैंने बुलाया और मैंने पैर धोए और पश्चाताप भी किया, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। होती है तो मन को व्यथित करती है। ना हो इसका इंतजाम भी करेंगे, और अगर हो गई तो कैसे गले लगा के उसकी तकलीफ कम कर सकें, उसको आदर सम्मान मान दे सकें। और खुद भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम पश्चाताप भी करेंगे। हमारे रहते हम कौन थे, क्या हो गए, कल क्या थे, आज क्या है, वो याद दिलाना भी चाहिए। मुझे याद है कि एक बारात में मैं गया था बस से, मेरे कजिन थे, उनकी बारात थी। तो जैसे ही हम शिवपुरी से निकले थे, शिवपुरी की डांग कहते थे, तो इतने घबराए हुए थे लोग, दिन में निकल जाओ, शाम नहीं हो जाए, नहीं तो डाकू आ जाएंगे। लाइन में खड़े रह के डकैत गोलियां मार दिया करते थे। अपहरण एक उद्योग था, आतंक का ऐसा वातावरण था। अब उसको ठीक करने का काम हमने किया, लेकिन केवल वो नहीं है। आज अगर किसी वो क्राइम नहीं है, कोई और तरह की कोई चीज होती है तो सरकार उतनी ही दृढ़ है। लेकिन कल हम क्या थे, अब इसका जिक्र तो निश्चित तौर पर होगा कि बदला कितना है समय, अपना प्रदेश, तो वो बताने का हम प्रयास भी करते हैं। ये बात सही है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें तो मामई का राज देखा है। उनको पता ही नहीं था कि पहले बिजली नहीं आती थी तो मोमबत्ती में या लालटेन में पढ़ना पड़ता था, पेट्रोमैक्स में पढ़ना पड़ता था। या गर्मी के दिनों में यह हालत होती थी भोपाल में कि लोग अंडरवियर बनियान पे निकलते थे और वो किसी टॉवेल से अपना हवा करते रहते थे।
लेकिन आज बहुत बेहतर स्थिति है। इससे बेहतर और हम कहाँ ले जाएंगे हम वो भी बताते हैं, और पीछे क्या था जी। हम वो भी बताने का प्रयास करते हैं। चल हम नंबर हमारा कम था, वोट हमारे ज्यादा थे, परसेंटेज ज्यादा थी। हाँ, परसेंटेज ज्यादा था, और बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। उस समय भी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है। जिनको ज्यादा सीट मिली उनको सरकार बनाना चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि उनको जो वोट भी मिले थे उनकी झूठी घोषणाओं के कारण मिले थे। कर्ज माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 900 वादे किए थे कांग्रेस ने, 900 वचन, और उनमें से कोई पूरा नहीं किया उन्होंने उस समय। लेकिन मेरे मन में लगा कि भाई सीट ज़्यादा है तो अब ये सरकार चलाएं, और इसलिए मेरे मन में तो बेचैनी थी कि अब मुझे नहीं रहना, मेरी सीट कम है। तो मैंने रिजाइन करने के बाद कहा था कि नाउ आई एम फ्री, और वो मस्ती से अपना दे के निकल आया था। ये बात सच है कि लोग आ रहे थे, उस समय भी मैनेज किए जा सकते थे, कोशिश की जा सकती थी, लेकिन लगा कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए छोड़ के निकल गए। आपने मोदी जी और अमित शाह से बात की कि मैनेज नहीं, ऐसा है कि ये विशुद्ध रूप से चूंकि हमारी सीट कम थी तो हमारा फैसला था, और फैसला पार्टी के साथ मिलकर ही किया था कि ठीक है अब सीट कम है तो नहीं बनानी चाहिए। और 15 महीने में फिर क्या हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमने थोड़ी कुछ किया, कमलनाथ जी के राज में हाहाकार मच गया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। वल्लभ भवन मीन्स मेरा सेक्रेटरिएट, चारों तरफ लूट का आलम था। अब उस समय जो छापे पड़े तो आपको ध्यान में 280 करोड़ रुपए अगल बगल के लोगों से ही निकले। हालत ये हो गई थी कि बिना लिए दिए कुछ होता ही नहीं था। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देता था, जो अच्छे नंबर लाते थे 12th में, लैपटॉप देना बंद कर दिया। गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 हम देते थे, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और अच्छा खाए पिए, पोषण के लिए। पोषण के लिए वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे, मास मैरिजेज होती थी सरकार की तरफ से, इन्हें शादी तो हो गई, पैसे ही नहीं दिए। हम तीर्थ दर्शन करवाते थे तो तीर्थ यात्रा इनने बंद कर दी। केवल इतना नहीं किया इनने, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, वो मकान ही स्टेट का शेयर नहीं दिया, वापस कर दिए। जल जीवन मिशन 2019 में पीएम साहब ने प्रारंभ किया, वो जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी। भाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, आपका क्या बिगड़ता था? लेकिन वो सूची तक नहीं भेजी गई। इनने बेगा भारिया शहरिया बहनों को हम 1,000 रुपया देते थे, आहार अनुदान, ट्राइबल्स, हाँ ट्राइबल्स, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी जी, उनका 1,000 रुपया बंद कर दिया। विकास के सारे काम ठप कर दिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था। और जब ऐसी चीजों पर टोका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तो ये उनसे ही अकड़ गए कि सड़क पे आ जाओ, निपट लेंगे, देख लेंगे। तो हम तो ये देख के व्यथित हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम प्रदेश की गाड़ी को विकास की पटरी पर लेके आ पाए, और ये सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरा। लेकिन आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया, और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ, वादे पूरा करो, तो कमलनाथ जी ने उनको ही आंखें दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे। तो सिंधिया जी अपने साथियों को लेके आ गए। अब फिर हम क्या करते? एक तरफ इतनी निकम्मी और नाकारा भ्रष्ट सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद यह फैसला कर रही है कि हमको इस सरकार में नहीं रहना। तब प्रदेश के हित में हमने सरकार बनाई। और हमारा कार्यकर्ता अद्वितीय है, वो केवल अपने लिए काम नहीं करता, हम काम करते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उस विचार के लिए जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। और उस विचार को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में तैयार रहता है। जब लगा कार्यकर्ताओं को कि नहीं ठीक है सरकार बन रही है तो बनना चाहिए, तो लोगों ने उनको गले लगाया, और आज मिलके हम समरस हो गए। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है, हम लोग एक हो गए, एक परिवार के सदस्य हैं, एक राह के राही है, लक्ष्य हमारा एक है, तो मिलके हम सब एक हो गए, सब मान्य, सबने मिलकर तय किया। नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है, फायदा हुआ है। देखिए
वो समय मुझे याद आ रहा है जब मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, कोविड का भयानक दौर था, और उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी उस समय। कमलनाथ जी तो आईफा जैसे आयोजनों में उलझे हुए थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि शायद ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य था या भगवान की कोई मर्जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बन गई और हम लोग मिलकर परिस्थिति से निपटे। पर यहाँ पे जो ऐसा है कि काम के आधार पर तो कांग्रेस के लोग या हमारे प्रतिपक्षी मित्र हम पे कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, इसलिए शिवराज महाराज नाराज ऐसे शब्द गढ़ते रहते हैं। अब हम सब एक हैं, और मैं जैसा मैंने बताया कि एक साथ मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो ज्योतिरादित्य जी केवल ग्वालियर के नेता नहीं है, वो प्रदेश के लीडर है, और ये सौभाग्य कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के हमारे कई साथी नेता हैं जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में है। और हम लोग जब कैंडिडेट भी कोई तय करते हैं तो मिलकर तय करते हैं। कई बार ये हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हार जीत हो जाती है, लेकिन काम मिलकर करते हैं। 2023 के लिए जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे वो कहाँ पे चुने जाएंगे, यहाँ भोपाल में या फिर दिल्ली में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, विचार विमर्श का एक दौर चलता है प्रदेश में, और उसके बाद अंततः फैसला होता है केंद्रीय चुनाव समिति में। यहाँ नाम पर चर्चा होती है और अंतिम मोहर लगती है जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है। बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की जिंदगी में देखी, उन तकलीफों को दूर करने का प्रयास है। मैंने स्मिता जी बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ, और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मैंने ऐसी चीज़ें भी सुनी है कि कई बार दिल कांप जाता है। ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तम्बाकू या दबा दो तो मर जाए। अब इसका परिणाम ही, और जैसे विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है। बेटी है तो कोई कत्ल खाना बना दो। सेक्स रेशियो की हालत यहाँ ये हो गई थी कि 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। ये देख के मेरे मन में इतनी पीड़ा होती थी, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं था उस समय, लेकिन मैं सोचता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी एक ही माँ की कोख में पलते हैं और जन्मते हैं, उनमें भेद क्यों होता है? तो मन में तब से पीड़ा होती थी कि ये भेद मिटना चाहिए। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मेरे घर के सामने एक घर था, तो पति उठाता था डंडा और पत्नी को मारता था, वो रोती हुई दौड़ती हुई हमारे घर में घुस जाती थी। तब ये हालत थी महिला की। तो तब मेरा मन कहता था कुछ होना चाहिए। ये स्त्री पुरुष की समानता क्यों नहीं? स्त्री आखिर क्यों इतना अन्याय सहन करे? मैंने वो दृश्य देखे स्मिता जी कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूर बहन काम करती थी खेतों में, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, उसको घर पे छोड़ के खेत की मेड़ पे रख के दिन भर मजदूरी करती थी, ढंग से दूध तक नहीं पिला पाती थी। तब मेरा मन करता था कि ये भेदभाव खत्म कैसे होगा। और जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मेरे मन में ये भाव था, और इसलिए मुझे जहाँ मौका मिलता था, मैं एक छोटी सी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, तो मैं वक्ता अच्छा था तो बोलने का मुझे मौका मिल गया। मुख्य अतिथि के आने में देर थी तो बोले इस लड़के को खड़ा कर दो। मैंने वहाँ कहा कि बेटा बेटी दोनों को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी अगर बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मुझे लगा कि हे भगवान, ये भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार एमएलए बना, मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के साथ मिलकर कि शादी होनी चाहिए ताकि बेटी की शादी बोझ ना हो। फिर मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, सबसे पहली योजना मैंने यही बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि बेटी की शादी में आप कर्जा नहीं लोगे, बेटियों की शादी सरकार करेगी, शादी बोझ नहीं होगी। मेरी योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी, मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरे मन में भाव आया। मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना कि बेटी लखपति पैदा हो। तो पहले तो वो हंसने लगे, उनको लगा कि नया मुख्यमंत्री बनाए तो जोश है तो 2-4 दिन कहेगा फिर चुप हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में अब जो बेटी पैदा होगी वो लखपति ही होगी। और हमने तय किया कि 30,000 रुपये के बचत पत्र बिटिया के जन्म के साथ ही खरीद के उसके माता पिता के हाथ में दे देंगे। उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा
5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं से 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500, पास करे तो फिर 12,500, ताकि बेटियों को पढ़ाएं भी कॉलेज तक लोग, और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख। आज लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद में लेके वो दिए थे स्वीकृति पत्र, आज वो कॉलेज में पहुंच के जब मुझसे कहती मामा, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है और मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 912 नहीं, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। लेकिन मैं यही नहीं रुका, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने योजना बनाई 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को नहीं लड़ने ही नहीं देते थे चुनाव। वो मेयर नहीं बन सकती, वो सरपंच नहीं बन सकती, पुलिस में भी। हाँ, उसके बाद पुलिस में हमने 30% का हाँ। इतना विरोध किया। पुरुष जो अफसर थे हमारे, अरे सर कबाड़ा हो जाएगा, फोर्स का सब सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर 30% बेटियां पुलिस में आएंगी ही, क्योंकि मैं जानता था थाने में अगर अन्याय की शिकार कोई बहन गई और पुलिसकर्मी मिल जाए तो क्या वो अपनी मन की बात कह सकती है क्या? जी। हमने तय किया कि नहीं, बेटियां होंगी, और फिर हमने महिला हेल्प डेस्क बनाई हर एक थाने में, वो भी हमने किया। 50% रिजर्वेशन हमने शिक्षक जैसी नौकरियों में दिया, ओवरऑल 33% दिया। एक और चीज हमने की कि अगर बेटी या बहन के नाम से कोई संपत्ति खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम पे मैं करवा रहा हूं खेत, मकान, दुकान, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। 45% रजिस्ट्री आज महिला के नाम पे होती है मध्य प्रदेश की धरती पर। लेकिन एक लाडली बहना, मैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल विषय है, गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय बहन, 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी आके गोद में बैठ गया, माँ किताब दिला दे, माँ मेरी फ्रॉक फट गई, फ्रॉक दिला दे, मांगना पड़ता है। फिर माँ की इच्छा होती कि दिलाऊं, लेकिन मांगने जाती, पैसा नहीं मिलते, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती। आइसक्रीम खिला दे माँ, बीमार हो गए तो 100 रुपए की दवाई लाना है, दिला दे माँ, या माए के गई तो भाई के बेटा बेटी उनका बुआ क्या लेके आई। अब मजबूर सी लगती थी उस समय मुझे, और वो बहनों की तकलीफ में पास से देखता था। और इसलिए मैंने तय किया कि देखिए, आधी आबादी है ये, क्या धरती के संसाधनों पर इसका कोई हक नहीं है? क्या स्त्री और पुरुष समान नहीं होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से बहनें बंधुआ होना चाहिए? और इसलिए मुझे लगा कि इनका हक है, और इसलिए हमने तय किया कि 1000 रुपया महीना देंगे, जिसको बढ़ाते हुए मैं 3000 तक ले जाऊंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरे अंतरात्मा से निकली है, और मैं जानता हूं कि इसके कारण बहनों की तकलीफें कितनी कम हुई है, कितनी दूर हुई है। आपकी जो स्कीम है लाडली बहना सेना, इसके बारे में कुछ बताएं। पर उससे पहले हियर्स अ प्राइमर। Ladli Behna Sena will also be formed in the state. Women volunteer armies with 21 members will be formed in big villages and 11 members in small villages. Ladli Behna Sena will fight against injustice and exploitation. These forces will help women to get benefits of their welfare schemes. हमने ये तय किया है, देखिए केवल पैसा बांटना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा टारगेट है कि 10,000 रुपया मासिक आय एक बहन की घर का कामकाज करते हुए होना चाहिए। अब वो केवल सरकारी तंत्र नहीं करेगा। हमने स्व सहायता समूह बनाए मध्य प्रदेश में, 53 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, और कई तरह के काम हमने उनको दे दिए। कुछ काम वो खुद कर रही है, कुछ सरकार की तरफ से भी, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाएंगी, पोषण आहार की फैक्ट्रीज वो चलाएंगी, 7 पोषण आहार की फैक्ट्रीज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें चला रही। अभी हमने फैसला किया कि टोल टैक्स जहाँ 2 करोड़ तक वसूल होता है वो दे देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम, और 1 लाख रुपया अगर वो वसूल करेंगे तो 30,000 रुपया उनको दे देंगे। तो महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, उसका अभियान हमारा चला। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मुझे बहन में से ही कुछ बहनें निकालनी, और उसका नाम दिया हमने लाडली बहना सेना। 11 बहनें छोटे गांव में, बड़ा गांव है तो 21 बहनें, और वो खुद इस काम को करेंगी। और उनको बाकायदा शासकीय सेना मान के, सेना मीन्स सेवा करने वाली, उनको अधिकार दे रहे हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन आप देखो। कि जो महिलाओं के प्रति इतनी आदर की दृष्टि नहीं रखते, हमारी पूर्व मंत्री को आइटम कह के बुलाते हैं भाषणों में और फिर हंसते हैं, और कहते हुए मुझे तकलीफ होती है कि एक वरिष्ठ नेता टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनका महिलाओं के प्रति आदर से कोई लेना देना नहीं है। जब वो
19-20 में खुद भी मुख्यमंत्री थे। देखिए तकलीफ का विषय है ये कि महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है। हमने मध्य प्रदेश में ये कानून सबसे पहले बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे जाएगा। और मध्य प्रदेश में 50 से ज़्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये अलग बात है कि प्रक्रिया लंबी होती है, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देर लगती है, लेकिन जेलों में तो सड़ रहे हैं कम से कम। तो हम कठोरतम कदम उठाते हैं जी। 19 से लेके 20 के मार्च तक तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं इसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहता इस विषय को। समाज को भी अवेयर करना पड़ेगा और सरकार को भी कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो दोनों काम हम कर रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान जैसे अभियान भी हम चलाते हैं, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी बेटियों को ढूंढ के लाते हैं सुरक्षित। तो समाज में अवेयरनेस और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैं अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालत खराब है हमारी, अब कोई विकास का काम नहीं हो सकता। देखिए केवल वोट के लिए इस तरह की चीजें करना, हमने लाडली बहना की, मैंने बताया कारण क्या था, वो हमने बाय हार्ट की। लेकिन वोट के लिए हम ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, और बाद में प्रदेश की क्या हालत होती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य मॉडल हैं संतुलन के। एक तरफ हम ये मानते हैं कि वंचितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हम देते भी हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण का अभियान देश में उन्होंने चलाया हुआ है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और इसलिए चाहे राशन का सवाल हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत योजना हो, बीमा की कई योजनाएं हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं चलाते हैं। लेकिन ये ज़रूरत है, कांग्रेस ये वोट के लिए करती है, वोट कैसे बटोरें, वोट कैसे बटोरें। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हम लाडली बहना भी चला रहे हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कम नहीं होने दिया मैडम। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इस साल 56,000 करोड़ है। हम सड़क भी बना रहे हैं, हम बांध भी बना रहे हैं, हम पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, हम स्कूल भी बना रहे हैं, हम अस्पताल भी बना रहे हैं। हमारा संतुलन है, और हम अगर कोई करते हैं तो उसके पीछे सुनियोजित विचार और सोच होता है कल्याण का। लेकिन कांग्रेस वोट बटोरने के लिए करती है और फिर पूरे नहीं करते बात। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जवाब दें, 900 वचन दिए थे, 900 2018 में, और उन झूठे वचनों के कारण ही ये बात सच है कि उस समय उनकी सरकार बनी थी। कुछ लोग आगे झांसे में कि कर्जा माफ हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ हो जाएगा, दूध में इतने लीटर बोनस मिलेगा, हर फसल पे बोनस मिलेगा, पता नहीं कितनी घोषणाएं कर डाली, बाद में कुछ नहीं कर पाए। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे, उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। ये नौकरियों में भर्ती का अभियान चलाते हैं। हमने पिछले 15 अगस्त को कहा था 1 लाख शासकीय नौकरियां देंगे। अभियान चल रहा है, लगभग 60,000 भर्तियां हो गई है। एक भर्ती में कुछ आपत्ति आई तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ होता है पूरी तरह से पारदर्शी होता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, और कहीं संदेह अगर उठा तो संदेह से परे ये भर्तियां होनी चाहिए। इसलिए जैसे संदेह के बादल छाए, हमने तत्काल कहा कि अभी नियुक्ति नहीं होगी और कोई सरकार का अधिकारी भी जांच नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की जरूरत क्या है, विकास की और जनता की आवश्यकताएं क्या है, वो देख के कार्यक्रम, नीतियां और योजनाएं बनाता हूं। मैं कैसा हूं, मुझे लोग किस रूप में देखेंगे, इसकी परवाह नहीं करता। मुझे जो अच्छा लगता है जनता के हित में लगता है, हम लोग बैठ के फैसला करते हैं और ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं बनाते हैं। जैसे हमने तय किया अभी कि बेरोजगारी भत्ता कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती, दूसरी तरफ अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कई योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी, और तीसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता नहीं। चिड़ियां अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना बनाई कि बच्चे 12th पास है, ITI की हुई है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो कहीं काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे।
और काम सीख के जब वो स्किल हो जाएंगे तो अपने आप काम उनको मिलेगा। तो हम कुछ ये नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसा दिखेगा, मैं कैसा दिखूं। हम तो जो ठीक जनता के लिए समझते वो काम करते रहते हैं। तो 2023 में आपके कौन से वायदे होंगे? दिया। अब हम कई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। अटल एक्सप्रेस वे चंबल में बन रहा है, जहाँ कभी डाकुओं की बंदूकों की गूंज होती थी, अब वहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है। नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, मेट्रो ट्रेन आ रही है। अब पावर प्लांट हम लगा रहे हैं तो केवल थर्मल नहीं लगा रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं। सोलर में भी ओमकारेश्वर के पानी बांध में हम सोलर पैनल पानी पे बिछा के और उससे बिजली उत्पादित करने का काम कर रहे हैं। शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा पानी की सतह पर, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो हम आप देखेंगे अब हम जा रहे हैं निवेश में, सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ें, उसका निवेश कैसे आए। आईटी कंपनी तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही है, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हम और आगे क्या करेंगे उसका रोड मैप हमारा तैयार है। यहाँ तक हम आए हैं, लेकिन आगे जैसे अब शिक्षा, हमने सीएम राज स्कूल बनाए और सीएम राज स्कूल में ये 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल होगा। आसपास के गांव के बच्चे बसों से आएंगे यहाँ, वहाँ लैब होगी, वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी, वहाँ प्लेग्राउंड होगा। मुंबई दिल्ली में भी बैठ के शिक्षक वहाँ पढ़ा सकेंगे। एकदम ऐसे स्कूल जो पब्लिक स्कूल से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमने जो आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से और आगे क्या उसका रोड मैप बना रखा है और सुनियोजित ढंग से उसी रोड मैप पर हम चल रहे हैं। क्या आप समझ प्यारा मामा हूँ और जनता मेरे लिए अपना परिवार है। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो हम तो एक दूसरे के लिए बने। यही मेरा कार्यक्रम देखिए, आपको वीडियोज मिलेंगे कई, क्योंकि आजकल तो हर चीज कैद हो जाती है। जनता का स्नेह और प्रेम कैसे मिलता है। चुनौती मैं किसी चीज को चैलेंज मानते नहीं हूँ। सामने जो काम आता है वो कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। जैसे मैंने बताया बिजली, पानी, सड़क, उस समय मुझे लगता था ये मुझे करना है प्राथमिकता के साथ। अब इन सब चीजों की व्यवस्था हो गई तो आज मेरे दिमाग में जुनून है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे और बेहतर और अच्छा काम कैसे करूं, रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करूं, निवेश और कैसे ढंग से मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% लगातार 1.5 दशक तक रही है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट इस साल भी 16 से ऊपर है, पिछले साल 18% थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारी 24% है। तो हर चीज़ में और बेहतर हम कैसे करें, क्योंकि एक कदम आगे हमको बढ़ना है। अगर आप हेल्थ के सेक्टर में देखें तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, केवल 5 1965 तक। अब बढ़ के 25 हो गए, 30 होने जा रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर में फिर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है तो उस दिशा में बढ़ जाते हैं। अब टूरिज्म के सेक्टर में हम खूब काम कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश आप देखिए टाइगर स्टेट है, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट, हम वल्चर स्टेट, हम घड़ियाल स्टेट, अब तो चीता स्टेट भी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में और कैसे बेहतर काम करें उसकी हम कोशिश करते रहते हैं। राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तो कहा था कि बस शिवराज चौहान अब हारने वाले हैं और कमलनाथ की सरकार आने वाली है, ये तो तय है। सारे सर्वेस भी यही बता रहे हैं। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल जी कब परिपक्व होंगे। कभी वो धान की रुपाई करने लगते हैं खेतों में जाके, अरे भैया हमने तो खुद ही धान की रुपाई करी है। कभी वो किसी ट्रक में बैठ जाते हैं क्लीनर और ड्राइवर के साथ, कभी वो घर पे किसान से बात करते हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, कभी बड़े विरक्त से लगते हैं, जैसे बैरागी हो गए हों, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। परिपक्वता आज तक उनमें कभी दिखाई नहीं दी और इसलिए ऐसे कमेंट्स करना कुछ भी उनके लिए बड़ी आसान बात है। उनको सचमुच में अब परिपक्व हो जाना चाहिए। उम्र भी अब कम नहीं है उनकी, अब तो 50 के पार तो शायद हो ही गए जहाँ तक मैं सही हूँ तो। लेकिन इतनी आसानी से कह देना आप तो बन जाएंगे, और कैसे बन जाएंगे। भाई जनता बीजेपी के साथ है, लोग हमारे साथ। जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है INDIA की ग्रुपिंग, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? शेर की खाल ओढ़ के कोई भेड़ या शेर नहीं बन जाता। आप जैसे हैं वैसे रहोगे। आपने नाम बदल लिया तो क्या आपके काम बदल जाएंगे? क्या आपके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा? अभी जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के जो दाग उन पर हैं, नाम बदलने से वो दाग खत्म हो जाएंगे? क्या परिवारवाद के जो आरोप उन पर है, क्या वो आरोप खत्म हो जाएंगे? अब जब वो देख रहे हैं
कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के नेता हैं और देश को जिन ऊंचाइयों पर ले गए कोई सोच नहीं सकता। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन और रात अगर सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं, और अब तो मैं कहूंगा कि केवल देश और जनता नहीं दुनिया के बारे में सोचते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के विषय हो, अब एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो इस तरह का सोच जिनका हो, अब उनसे मुकाबला तो करते बनता नहीं है। अब मुकाबला करते नहीं बनता तो क्या करें? नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की बाढ़ है तो उस बाढ़ के डर से एक पेड़ पे बैठ जाओ। अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को काटे, एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में लड़ते रहें, और किस ढंग से लड़ते रहें ये देश जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी के डर के कारण सब एक ही पेड़ की डालों पर डटे हुए हैं और आज मित्रता जता रहे हैं। इनकी असलियत जनता जानती है। नहीं, ये मजबूरियां उनको मजबूत थोड़ी बनाएंगी। अलग अलग विचार, सोच और अलग अलग काम जिनके रहे हैं वो एक होके कहां से मुकाबला करेंगे? देखिए, एनडीए एकजुट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, हम सब पीछे खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये, देश की जनता का विश्वास चाहिए मैडम। विश्वास मोदी जी पर है, विश्वास बीजेपी पर है, विश्वास एनडीए पर है, इसलिए कोई मुकाबला ही नहीं है। दीवार पर साफ लिखा हुआ है 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं भारी बहुमत के साथ। मुझे तो उस गठबंधन पर ही जो अननेचुरल है, जिसका आधार विचार है ही नहीं, जिसका आधार मजबूरी है, अब वो कैसे सीट बांटेंगे, कैसे शेयरिंग करेंगे, अभी तो आप देखिए उसी में तमाशा होने वाला है। इंडिया की जो ग्रुपिंग है वो कहती है कि अगर बीजेपी तीसरे टर्म में आ जाती है तो जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी हो जाए या फिर पार्लियामेंट हो, संसद हो जाए या फिर इलेक्शन कमीशन, हर इंस्टीट्यूशन को वो अपने कब्जे में ले लेगी। वैसे ही वो अपने कब्जे में ले रही है, कह रहे हैं। मीडिया भी खत्म हो जाएगी और तीसरे टर्म में तो किसी ना किसी तरह इन्हें हराना ही है। तो एक मकसद तो है ना उनका एकजुट होने का। सारे आरोप उनके, या जो वो कह रहे हैं, हास्यास्पद है। कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने का पाप किया था। 1975 में इमरजेंसी कौन ने लगाई थी? यही कांग्रेस थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र का गला घोंटा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। ना अपील, ना वकील, ना दलील। मैं उस समय केवल 17 साल का था और जेल गया था DIR में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। मुझसे खतरा था देश की सुरक्षा को। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम सब लोकतांत्रिक परंपराओं का, मूल्यों का, संविधान का, संस्थाओं का आदर करते हैं और उसी के अनुरूप देश चल रहा है। कोई जनता इनका कहना माने की थोड़ी, तो मजबूरी है। बात दूसरी है, ये रंगे स्यार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कारण कुछ और है। कारण यह है कि भ्रष्टाचारी मारे जाएंगे, मोदी जी फिर आ गए तो कोई बचेगा नहीं। और इसलिए कैसे भी झूठे मूठे आरोप लगा के हम गठबंधन बना के अगर बच सकते हैं तो बचे, लेकिन गलत काम करने वाले बचेंगे नहीं और ऐसे लोग सत्ता में आएंगे नहीं। सर, आपने परिवारवाद का आरोप लगाया है। बीजेपी अक्सर कहती है, चाहे टीएमसी के बारे में हो या कांग्रेस के बारे में, सपा, बसपा, सबके बारे में कहते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाती है। वो लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी तो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड या कुछ तो थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है एक पीढ़ी। आप देखेंगे बाकी पार्टियों को, अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार का कोई विकल्प उन लोगों ने नहीं ढूंढा। एक आध बार अपवाद स्वरूप कहीं नरसिम्हा राव जी बन गए हों, बाद में कितना बेइज्जत करके उनको निकाला गया था, आज नाम तक उनका नहीं लेते। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, मोदी जी, अमित जी, इनमें से कौन ऐसी परिवार की श्रृंखला से आया है? आप देखिए। लेकिन वहाँ आप देख लीजिए, पूरे खानदान का खानदान ऊपर से लेकर नीचे तक, और अगली पीढ़ी भी तैयार है। ऐसे ही अगर आप देख लें, अलग अलग पार्टी में, नाम नहीं ले रहा, समय नहीं लेना चाहता, अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां कभी सत्ता में आई या अपोजिशन में हैं,
वो केवल अपने परिवार को ही पोषित करने का काम करती है। ये परिवारवाद है। अगर कोई अपनी मेहनत के कारण एक परिवार का कोई और सदस्य आ गया राजनीति में तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन केवल खानदान की परंपरा चलती रहे और मैं मेरे बाद मेरे बेटे के हाथ में कमान सौंप जाऊं तो ये परिवारवाद है। और ये लोकतंत्र में नहीं चलता, नहीं चलना चाहिए। आपके परिवार से कोई राजनीति में आना चाहता है? आपके बेटे को देखा है कि वो भी सोशल वर्क में करते हैं वगैरह, क्या वो तो काम करना तो अधिकार है, क्या वो राजनीति में? अभी उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल दूर चले जाओ, तुम कुछ मत नहीं करोगे। अब उसकी भारतीय जनता पार्टी में आस्था है तो वो काम करते हैं। जी। मैं सभी अब मेरे सारे गेस्ट से ये पूछती हूँ मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में। मैंने देखा है कि आप भी योगा करते हैं, आपने योगा डे में आप योगा करते हैं। मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू यू, और आपकी टीम में जो आपके साथ काम करते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है? मैं तो आज भी जब मैंने कुछ नियुक्ति पत्र बांटे शासकीय नौकरी के लिए तो मैंने यही कहा कि थोड़ा समय निकाल के फिजिकल एक्सरसाइज, वो योगा भी हो सकती है या जो भी आपको पसंद हो, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम और ध्यान, ये दोनों ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेंटली फिट रहना भी, फिजिकली फिट रहना भी ज़रूरी है और मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है। मेंटल पीस भी ज़रूरी है, मानसिक शांति, और उसका सबसे अच्छा साधन है ध्यान। एकाग्रचित्त होके हम कुछ देर अंतर्मुखी हो जाएं। हमने एक विभाग यहाँ बनाया है, उसका नाम है आनंद विभाग, अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। और उसमें हम जनता को भी और हमारे शासकीय कर्मचारियों को भी एक विराम करके कार्यक्रम होता है जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ी देर ध्यान करो, सारी चीजें भूल के अंदर झांक के देखो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आज की व्यस्त आपाधापी से समय निकाल कर कई बार अपने बारे में विचार करें। और ध्यान आपको अंतर्मुखी बनाता है, आपकी आंतरिक शक्तियों का जागरण भी करता है, और आपको मानसिक शांति होती है तो फिजिकली भी आप ज़्यादा फिट होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। शिवराज जी, आपने वाजपेयी जी और अडवाणी जी के साथ भी काम किया है और अब मोदी शाह टीम में भी आप हैं। उस वक्त का जो बीजेपी था और आज का बीजेपी, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, अब मान लीजिए आप एक ही बात देख लीजिए, तय किया हम लोगों ने आज नहीं, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, धारा 370 के बारे में, जैसे ही हमको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब पूर्ण बहुमत नहीं था हमारा भारतीय जनता पार्टी का, 182 सीटों तक हम गए थे। लेकिन जैसे पूर्ण बहुमत मिला, धारा 370 समाप्त हो गई। मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर रहा, लेकिन लक्ष्य एक है, तब भी वही लक्ष्य था जिसको हम कहें कि हमारे राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। तो वो श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय अडवाणी जी, उनके नेतृत्व में भी हुआ है। लब तो चल सकता है लेकिन जिहाद नहीं। अगर धर्मांतरण का कुचक्र चलता है, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, दबाव, वो अपराध है। और मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बना रखा है, हम कठोर कार्रवाई करते हैं, कठोरतम कार्रवाई। लेकिन इस ढंग से अगर कोई करेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम साफ कहते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो कुचक्र है। देखिए, दोनों चीजें तेजी से हो रही, एक गरीबी कम हो रही है। आपने देखा अभी आंकड़े, 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी जो रेखा थी उसके बाहर निकल के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से गरीबी दूर करने का काम भी कर रहा है। और फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, ये राशन इसलिए, मकान इसलिए, गैस कनेक्शन इसलिए, ये इलाज की व्यवस्था इसलिए कि व्यक्ति मजबूर ना रहे, हम तेजी से बाहर आ रहे हैं उससे। एक दूसरी चीज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे देश को, तेजी से काम कर रहे हैं। आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से जा रहे हैं। कब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा, मुझे कोई बताए। हम कई मामलों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अब योगा क्या है, आज दुनिया के 178-180 से ज़्यादा लोग योगा को एडॉप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा कि प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है।
आम के पेड़ में फल लगे हुए हैं, तोड़ लो तो ये दोहन है, और पेड़ ही काट दो ये शोषण है। ये आज नहीं, प्रकृति की पूजा भारत ने हजारों साल पहले की। हमने तो देवतात्मा हिमालय, नदियों को हमने माताएं माना, हमने गोवर्धन की पूजा की। दुनिया आज वो मान रही है कि बिना पर्यावरण के दुनिया बच नहीं सकती, और इसलिए कई मामलों में, जलवायु परिवर्तन के मामले में हम दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट फिक्स किए कि भारत कब किस लक्ष्य को अचीव करके दिखाएगा। पूरी दुनिया को एक परिवार मान के हम कई समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको दुनिया के कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, और जब सर्वोच्च सम्मान मिला है तो वो केवल पीएम को नहीं मिला, वो सम्मान भारत का है, भारत के विचार का है, भारत की 130 करोड़ जनता का है। तो भारत तो उस दिशा में बढ़ रहा है। चलिए।